कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एकेडमिक वार्ता पर। हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की क्लास में हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास जहां से छोड़ी थी उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने संगम साहित्य के अंतर्गत बहुत सारा साहित्य पढ़ा था, उसके महाकाव्यों को देखा था। जो लास्ट में हम लोगों ने शिल्पाधिकारम इसका पूरी स्टोरी पढ़ी थी, और उसके बाद मणिमेखले इसके विषय में पूरा हम लोगों ने जाना, और जीवक चिंतामणि इनके नायक नायिका और उनकी पूरी स्टोरी, जो नुपुर की कहानी है दक्षिण भारत में सती सावित्री की तरीके से जो आज भी पूजा होती है कन्नड़ी की, कोलन और कन्नड़ी और माधवी, इन तीनों के विषय में विस्तार से हम लोगों ने पढ़ा। शिल्पाधिकारम जहां से समाप्त होती है उसके आगे मणिमेखले लिखा जाता है, जो माधवी की बेटी होती है, उसकी स्टोरी हमने पूरी पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने जीवक चिंतामणि जो जैन एक व्यक्ति थे उसके विषय में हम लोगों ने, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संगम युग से संबंधित राजनीतिक विषय। अगर हम लोग संगम साहित्य में हम लोगों ने देखा, जो तमिल प्रदेश के 3 राज्य चोल, चेर तथा पांड्य का राजनीतिक विवरण प्राप्त होता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग चेर वंश के विषय में जानते हैं। चेर वंश के विषय में अगर बात करें तो चेर वंश का राज चिन्ह जो है धनुष है, राज चिन्ह धनुष है। और इनकी राजधानी अगर बात करें करियूर, और अगर हम लोग इनके वंशावली की बात करें तो हमें सबसे पहले जो संस्थापक है उसका नाम मिलता है उदयन जेरल। ये व्यक्ति प्रथम चेर शासक है। इसके आगे देखें अगर तो दूसरे नंबर पर हमको मिलता है नेदुन जेरल। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमको मिलता है कुट्टवन कुट्टवन। फोर्थ नंबर पर हमको इनके राजवंश के अंतर्गत मिलता है सेन गुट्टवन सेन गुट्टवन। इसे लालचेर भी कहा जाता है, धर्मपरायण कुट्टवन भी कहा जाता है। इसी ने सबसे पहले जो कन्नड़ी है ना, पूजा प्रारंभ करवाई थी। पूछ सकता है ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो पांचवा है वो व्यक्ति हैं पेरुंजेरल। पेरुंजेरल इरम पुरोई, इरम पुरोई। उसका 6 नंबर पर जो है वो व्यक्ति हैं कुड़क्को इलेंजेरल। निरंजेल इनके ये अंतिम शासक है। इनकी उपाधियां देखें तो अनेक प्रकार की उपाधियां मिलती थी, जैसे बिल्लवर है, उड़ावर है, कट्टूवर है, पोरेयार है, मलयार है, ये उपाधियां थी। चोल शासकों की बात करें तो इनकी राज चिन्ह जो था वह है बाघ या चीता। और इनकी राजधानी की बात करें तो राजधानी है उरैयूर। और इनकी चोल वंशावली की बात करें तो सबसे पहला नाम मिलता है करिकाल का, करिकाल। और इसका पुत्र हुआ है, उसका नाम है निड्डू मुड्डू किल। निड्डू मुड्डू किल, इसका पुत्र गद्दी पर बैठा। उसके बाद दूसरा व्यक्ति जो बना वो था पेरू किल। पेरू किल। उसके बाद जो तीसरा व्यक्ति बैठा गद्दी पर, चौथा व्यक्ति बैठा जो गद्दी पर, पहला ये हो गया, दूसरा उसका पुत्र हो गया, तीसरा ये हुआ। फोर्थ नंबर पर जो बैठा सेन गणान। इतने शासक चोल वंश में मिलते हैं। अगर हम लोग पांड्य वंश की बात करें तो पांड्य वंश का राज चिन्ह जो था
वो थी मछली। राजधानी की बात करें तो मदुरई थी। और वंशावली की अगर बात करें, पहला जो शासक मिलता है नेडियोन है। नेडियोन, इसने समुद्र पूजा प्रारंभ कराया था। समुद्र पूजा प्रारंभ करवाया था। ये सागर पूजा कह सकते हैं, सागर पूजा प्रारंभ कराया था। और इसका जो दूसरा व्यक्ति मिला है शासक, उसका नाम है पलसाल इमुद्र। इमुद्र, इसने यज्ञशालाएं बनवाई बहुत सारी। यज्ञशालाएं बनवाने वाला कहा जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर हम लोग देखें तो थर्ड नंबर पर है नेडुजेलियन। ये सबसे प्रसिद्ध शासक था नेडुजेलियन, इंपॉर्टेंट है। इसके समय में शिल्पाधिकारम का जो कोलन है, कोलन, जो कोलन था उसको मृत्युदंड दिया गया था। पिछली क्लास में जो आप लोग रहे होंगे तो उसमें हमने पूरा स्टोरी सुनाई थी शिल्पाधिकारम की। जो शिल्पाधिकारम का नायक है कोवलन, उसको मृत्युदंड इसके समय में दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हुआ है शासक, उसका नाम था नल्लिवकोडन। ये संगम युग का अंतिम शासक था। अंतिम शासक था। अच्छा, तो तीनों तीनों संगम का आयोजन पांड्य वंश के द्वारा किया गया था। तीनों संगमों का आयोजन पांड्य वंश द्वारा किया गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट है शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था की अगर बात करें हम लोग तो संगम काल में तीन राजवंशों का वर्णन मिलता है। और तीनों राजवंश जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित थे। राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित थे। राजतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब है सर्व सर्वा जो होता था वो राजा होता था। राजा ही सर्व सर्वा होता था। और राजा से मुंह से निकली हुई बात ही कानून होती थी। समझ रहे इस बात को? ऐसा नहीं, राजा जनता को पुत्रवत व्यवहार करता था। जनता के साथ पुत्रवत व्यवहार करता था। और राजा का उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र होता था। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी इसका ज्येष्ठ पुत्र होता था। शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था की बात करें अगर तो सबसे पहले केंद्र, केंद्र के बाद प्रांतीय, उसके बाद फिर ग्राम प्रशासन। जैसा शुरू से पढ़ते आए हैं हम लोग, जो केंद्रीय प्रशासन था केंद्रीय प्रशासन होता था, उसका प्रधान राजा होता था। राजा सम्मानित होता था, उसका सर्वोच्च सम्मान होता था, उसकी उपाधियां होती थी, उसको देवतुल्य माना जाता था, उसका जन्मदिन मनाया जाता था। मतलब महानता की चरम सीमा थी। राजा के मंत्रिपरिषद होती थी। राजा को, अब ये राजा है तो राजा का मंत्रिपरिषद होती थी।
भाई कौन इसको संभालेगा, कौन स्तंभ, तो मंत्रिपरिषद में पंच महासभा कहा जाता था इसका, पंचावरम, पंचावरम बोलते थे, है ना। मतलब जो पांच महासभा होती थी, पंचावरम मतलब पांच महासभा कहा जाता था। याद रखा समझ, इनके नाम में सबसे पहले नंबर में एक होता था अमय चार, मतलब मंत्री होता था, अमय चार, ये होता था मंत्री। दूसरे नंबर में पुरोहित होता था, पुरोहितार उसे बोलते थे, पुरोहितार, ये पुरोहित होता था। तीसरे नंबर में सेनापतियार होता था, सेनापति यार, इसको सेनापति होता था। चौथे नंबर पर दूतार होता था, दूतार मतलब ये दूत या राजदूत। उसके बाद पांचवें नंबर पर जो होता था वो होता था ओरर, ओरर जो होता था वो गुप्तचर होता था, गुप्तचर। अब प्रांतीय देख लेते हैं हम लोग। प्रांतीय में, प्रांतिक नीचे होता था मंडल, मंडल ये प्रांत होते थे, प्रांत। मंडल के बाद होता था नाडु, नाडु जो होता था ये जिला होता था, जिला स्तर की इकाई होती। नाडु के बाद होता था उर, जो उर होता था वह नगर स्तर की इकाई होती थी। ग्रामीण इकाई होती थी, ग्रामीण इकाई, ग्रामीण इकाई में पेरू, पेरूर जो होता था, पेरूर ये बड़ा गांव होता था, और सिरूर जो होता था वो छोटा गांव होता था। ये छोटा गांव। सलाई जो होता था इसको मुख्य मार्ग को बोलते थे। और तेरू जो होता था ये गली होती थी, गली को तेरू बोलते थे। पत्तिनम को बस्ती, बस्ती बोलते थे, पत्तिनम को बस्ती। अगर हम लोग सामाजिक जीवन की बात करें, तो जब हम किसी काल के विषय में सामाजिक इतिहास को पढ़ते हैं तो भारतीय समाज में वर्गीकरण व्यवस्था देखने को मिलती है, जैसे वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था आदि। इस काल के सामाजिक व्यवस्था का वर्णन कुछ साहित्यों में मिलती है, जैसे संगमकालीन जो समाज है वो बहुवर्गीय है। सबसे पहले जो नाम मिलता है वो है सुड्डुम, सुड्डुम मतलब ये उत्तर भारत में ब्राह्मण जो कार्य करते थे उसी तरीके से, या इस तरीके कह सकते हैं बुद्धिजीवी वर्ग था, बुद्धिजीवी वर्ग, इस तरीके से कह सकते हैं। दूसरा जो मिलता है, जो दूसरा मिलता है ना, अरसर, अरसर ये क्षत्रिय समान रहा है, क्षत्रिय के समान था, तो शासक एवं योद्धा वर्ग, योद्धा वर्ग। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो मिलता है वो बेनिगर है, वेनिगर। ये जो वेनिगर होता था वो व्यापारिक वर्ग था। चौथे नंबर पर जो मिला है वो है वेल्लाल,
बेल्लाल ये मजदूर था, कृषक मजदूर। कृषक मजदूर। इस तरीके से हमको, और जो बेलिर होता था वो बेल्लार का नेता होता था। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो एक वर्गीकरण देखने को मिलता है। और मल्लवर जो होते थे वो होते थे डाकू। समाज जो था वो पुरुष प्रधान था। समाज पुरुष प्रधान था। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की स्थिति मिश्रित थी। मिश्रित स्थिति थी। रीति रिवाज में देखें तो इनके यहाँ विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार था। और जो हम लोगों को एक किताब मिली है तोलकप्पियम द्वितीय सम्मेलन में, उस किताब में विवाह संस्कार का वर्णन है, जिसमें कारणम कहा जाता है विवाह संस्कार को। अगर हम लोग विवाह के प्रकार देखें, सबसे पहले मिलता है कार्यु। कार्यु मतलब माता पिता की सहमति से किया गया विवाह। माता पिता की सहमति से किया गया, मतलब अरेंज मैरिज। दूसरा मिलता है कलावू, अर्थात गुप्त विवाह। गुप्त विवाह जैसे चोरी छिपे पति पत्नी की रहने लगे अनैतिक तरीके से लिव इन रिलेशन में। तीसरा जो मिला है पंचतीणे, पूछा गया है ये पंचतीणे। पंचतीणे ये होता था प्रेम विवाह। प्रेम विवाह। चौथा जो मिला है कोंकिणे, को की कोंकिणे एक पक्षी विवाह। नेक्स्ट मिला है पेरुंदिणे। ये अनुचित प्रेम था। जैसे किसी बड़ी उम्र की लड़की छोटे उम्र का लड़का, या बड़े उम्र का लड़का छोटी उम्र की लड़की के साथ। खान पान की बात करें तो खान पान में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन थे। वस्त्र सूती ऊनी रेशमी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन में संगीत है, नृत्य है, इन सारी चीजों का प्रयोग करते थे। आर्थिक जीवन की बात अगर करें हम लोग, तो ये उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी आर्थिक जीवन मिलता जुलता है। जैसे पशुपालन है, व्यापार है, वाणिज्य है। ये समुद्र का किनारा था, तो इसलिए यहाँ जो आर्थिक, एक कहावत है, एक हाथी के सोने की जगह पर जहाँ हाथी लेट जाता था, उस जगह में डेल्टा क्षेत्र में 7 लोगों को भरपेट भोजन मिलता था। इस तरीके से एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, भूमियों के बारे में पूछा जाता है। यहाँ की भूमि के बारे में पूछा जाता है, तो सबसे पहले मरुदम, यहाँ लिख लो हेडिंग भूमि।
तो मर्दम जो थी उपजाऊ भूमि थी, उपजाऊ भूमि। दूसरे नंबर पर है कुर्ची, ये पर्वतीय भूमि थी, या कुंजी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, पर्वतीय भूमि। उसके बाद मुल्ले, ये जो मुल्ले है चरागाह था। उसके बाद नेथल, ये समुद्र तटीय, तटीय भूमि। उसके बाद पल्ले, पल्ले जो होती थी ये रेगिस्तानी भूमि होती थी। ये प्रश्न पूछा गया है एक बार, है ना। इसको पूछा था, ये भूमि दे दी थी इनको मिलान के लिए, प्रश्न पूछा गया था। तो इसको आपको रट लेना है कि मर्दम उपजाऊ भूमि, कुरुचि पर्वतीय भूमि, मुल्ले चरागाह, पल्ले समुद्र रेगिस्तानी भूमि, नेथल समुद्री तटीय भूमि। ये पांचों भूमियों को कुछ इतिहास में फैक्ट जो होते हैं वो रटने ही पड़ते हैं। ये क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से। फसल की बात करें तो धान है, रागी है, गन्ना है, ये सारी चीजें। बाजरा है, तिल है, कपास है, सुपारी है, नारियल है, हल्दी है, अदरक है, कंदमूल, केसर आदि सब। सिंचाई की बात करें तो कुआं है, जल है, नहरों से सिंचाई होती थी, है ना। अ, एक यहाँ से कभी कभी पूछता है कृषि कार्य में जो संलग्न समाज था, है ना, उसमें वल्लाल जो है ये होता था धनी जमींदार। दूसरा जो ये है वेल्लार, वेल्लार जो होता था ये कृषक मजदूर होता था। तीसरे नंबर में जो ये कड़ेशियर, कड़ेशियर जो है ये कृषक दास होता था, कृषक दास। ये जो पेरियार है, पेरियार, ये कृषक सहयोगी होता था। अब ये मिलान के लिए क्वेश्चन बन जाता है ना, इंपॉर्टेंट। मिलान के लिए वल्लाल, वेल्लार, कड़ेशियार, पेरियार ये सब दे देगा, और इधर का दूसरी दूसरी तरफ दे देगा, फिर कहेगा मिलान करिए आप। इसलिए इनको ये फैक्ट आपको पढ़ना होता है। पशुपालन की बात करें तो पशुपालन में हाथी है, प्राकृतिक वहां संपदा है ही। यातायात काम के लिए बैलगाड़ी, उद्योग धंधे के लिए प्रमुख उद्योग धंधों में वस्त्र है, लोहा है, मोती है, आभूषण आदि का कार्य होता था। निर्यात की बात करें तो सूती वस्त्र, आभूषण, मोती, हाथी दांत, हाथी दांत की बनी वस्तुएं, मसाला, केसर, अदरक, तिल, तेल, कछुए की पीठ, ये सब चीजें निर्यात होती थी। इसका जो सोर्सेस है पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से हमको जानकारी मिलती है। तो हम लोग आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग संभवतः गुप्त काल, और आपको पीवाईक्यू की क्लास मिल रही होगी, और लाइव आएंगे हम शाम को 7:30 से 8:30। जो पीवाईक्यू है उसकी परिक्रमा करी जाएगी। जो पिछली बार पीवाईक्यू पूछा गया उसको सविस्तार हम लोग परिक्रमा करेंगे। तो आप जुड़ जाइए लाइव शाम को 7:30 से 8:30, या 8:30 से 9:30, जो भी टाइमिंग रहेगी ये आपको सूचना मिल जाएगी, या आपको नोटिफिकेशन जाएगा तो आप जुड़ जाना। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है जो पुराना पिछली बार पूछा गया, जो डाउट है सब क्लियर करेंगे हम लोग।
तो लाइव में ज़रूर जुड़ जाइए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।